गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग करेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है ये एक आइडियल्स है, एक इंडिकेशन है, एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन है कि इनके लिए स्टेट के लिए जो हमारी गवर्नमेंट है कि हमारी गवर्नमेंट के लिए एक इंस्ट्रक्शन है संविधान की तरफ से कि आपने इन इन फील्ड्स में काम करना है। वो का एक एम है जो स्टेट, जो कोई भी गवर्नमेंट काम करती है, जो हमारी स्टेट है, इस स्टेट को इन इन फील्ड में काम करके अपना एम अचीव करना चाहिए। जिस चीज़ के लिए हमारी स्टेट बनी है, जिस चीज़ के लिए हाँ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये कहता है स्टेट को कि आप जो इन फील्ड्स में है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ में जो फील्ड्स दिए हैं, आर्टिकल्स दिए, आप इन लोगों इन चीज़ों पे काम करोगे। दीज आर पार्ट ऑफ ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये कहता है कि जो 1950 में हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो ये इसके ओरिजिनल पार्ट हैं। जैसे हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो वो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस टाइम नहीं थी, उनको बाद में इंट्रोड्यूस किया गया। इनकी जो पोजीशन है संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, वो है पार्ट 4 एंड आर्टिकल 36 टू 51 है। 36 टू 51 जो है वो इनसे डील करते हैं। जो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का जो आइडिया लिया है, जैसे मैंने पहले आपको लेक्चर में पढ़ाया था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक बारोड कॉन्स्टिट्यूशन है, कि जो हम जितनी चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो हमने किसी न किसी की देख के लिए हैं। उसका मतलब ये नहीं कि हमने कॉपी किया है, बट लेकिन जो इस चीज़ का जो आइडिया आया था डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कि हमारे संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हो, तो वो आइडिया जो आया है वो हमने आयरलैंड से लिया है। लेकिन आयरलैंड ने खुद ये आइडिया कहाँ से लिया था? स्पेन से लिया था। बोथ आर द यूरोपियन कंट्रीज़। तो उसके बाद हमारे पास जो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, ये क्या है? एक ब्लेंड ऑफ सोशलिस्ट, लिबरल, डेमोक्रेटिक एंड गांधीयन प्रिंसिपल का है। ये लेक्चर के लास्ट वाली स्लाइड में मैं आपको शो करूँगा कि कौन कौन से प्रिंसिपल जो हैं सोशलिस्ट प्रिंसिपल हैं, कौन कौन से लिबरल हैं, कौन कौन से डेमोक्रेटिक और गांधीयन हैं। गांधीयन प्रिंसिपल वो प्रिंसिपल हो गए जो नॉन वायलेंस पे, स्पेशली नॉन वायलेंस पे फोकस करते हैं। एंड हमारे जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं एज वेल एज कॉटेज इंडस्ट्री है, तो उन पे फोकस करते हैं। हम इसमें जनरली देखें कि जो भी गांधी जी का ड्रीम था, तो ये आर्टिकल जो है गांधी जी के ड्रीम पर फोकस करते हैं। उसके बाद आता है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट जो आर्टिकल सोशलिस्ट में आते हैं, वो सोशलिज्म की विचारधारा जो है, सोशलिज्म का जो कंसेप्ट है उस पे बेस्ड है। सोशलिज्म का कंसेप्ट क्या है कि जितनी भी हमारी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उनके जो वो किन के अंडर होनी चाहिए? वो सोसाइटी के अंडर होनी चाहिए। वो हमारे सोशलिस्ट सिस्टम हो गया। और सोशलिस्ट के बाद आता है जैसे लिबरल। लिबरल कहती हैं कि इंसान जो है पूरा स्वतंत्र है और स्टेट जो है इंसान पे कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं करेगा, कोई भी अपने प्रेशर में नहीं रखेगा, क्योंकि इंसान जो है उसमें रीजनिंग पावर है, वो अपना खरा या बुरा जो है खुद सोच सकता है। ये लिबरल का कंसेप्ट है। और लिबरल जो है वो कैपिटलिस्ट सिस्टम पे ज़्यादा फोकस करता है। कैपिटलिस्ट सिस्टम तो आपने पढ़ा ही होगा। तो हमारे इसमें कौन कौन सी, एक डेमोक्रेसी भी हमें पता है, डेमोक्रेसी, गांधीयन प्रिंसिपल, सोशलिस्ट और लिबरल, हमने चारों को एक कंबाइन करके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बनाई। मीन्स इसमें जितने आर्टिकल्स आते हैं वो इन चारों का कम्बिनेशन है। अब हम करेंगे, हमने कहा था कि आर्टिकल 36 टू 51 है, तो इनको सब आर्टिकल्स को हम इन डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे आर्टिकल 36 है वो क्या देता है? हमें डेफिनेशन ऑफ स्टेट देता है। हमने पढ़ी थी फंडामेंटल राइट के डेफिनेशन ऑफ स्टेट कौन सा आर्टिकल देता है? वो 12 है। तो पॉलिटिकल साइंस में जहाँ भी स्टेट पढ़ो उसका मतलब हो गया कंट्री या नेशन, ना कि जैसे हमारे पंजाब हरियाणा होगी या उत्तराखंड यूपी जैसी वो स्टेट, वैसा नहीं। उनको हम फेडरल यूनिट्स भी कह सकते हैं। वो हमारे क्या इंडिया के एक फेडरल यूनिट्स हैं। फिर उसके बाद आता है 37 कहता है दीज प्रिंसिपल आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ कंट्री एंड स्टेट शुड अप्लाई देम इन गवर्नेंस। ये फोकस करता है, ये आर्टिकल कहता है कि जो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है ये बेसिक हैं और किसी भी कंट्री के जो है ये गवर्नेंस के लिए जो है बहुत ज़रूरी है। ये क्या है? बिल्कुल बेसिक हैं। और स्टेट क्या करेगी? जो हमारा मीन्स नेशन है या गवर्नमेंट है वो क्या करेगी? इनको अप्लाई करेगी ताकि हमारी कंट्री की जो गवर्नेंस अच्छी हो, डेवलपमेंट हो सके। फिर नेक्स्ट आता है 38 आर्टिकल।
जो 38 आर्टिकल है ये कहता है सिक्योर सोशल ऑर्डर फॉर वेलफेयर ऑफ पीपल, जिसमें मिनिमम इनइक्वलिटी हो इनकम में, स्टेटस में, फैसिलिटीज़ एज वेल एज अपॉर्चुनिटीज़। ये आर्टिकल कहता है कि हमने क्या करनी है, पीपल्स की वेलफेयर करनी है। और रिच और पुअर पीपल्स के बीच में जो इतनी बड़ी डिवीज़न है, कुछ लोग ज़्यादा अमीर हैं, कुछ लोग कम अमीर हैं, या कुछ लोग ज़्यादा अमीर हैं, कुछ लोग बिल्कुल ही गरीब हैं, तो उनके बीच में जो एक डिवीज़न है वो हमने क्या करना है, कम करना है। जैसे स्टेटस में कास्टिज्म का है, कुछ कास्ट को अच्छा माना जाता है, कुछ को बहुत लोअर माना जाता है। जैसे कि जो पीपल्स हैं जो शहर में रह रहे हैं तो उनको बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, वो पढ़ भी अच्छा सकते हैं, उनको अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, अच्छी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। लेकिन जो गांव में हैं उनको स्कूल कॉलेजेस अच्छे नहीं हैं, तो उनको एक फैसिलिटी भी अच्छी नहीं मिल रही है और अपॉर्चुनिटी भी अच्छी नहीं मिल रही है। तो 38 आर्टिकल क्या कहता है कि सरकार को कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे पीपल की वेलफेयर हो सके, और जो उनकी इनइक्वलिटी है, चाहे वो इनकम में हो, उनके स्टेटस में हो, या फैसिलिटी अपॉर्चुनिटी में हो, तो वो इनइक्वलिटी कम करनी है। फिर नेक्स्ट आता है 39 आर्टिकल। 39 क्या कहता है, टू सिक्योर एडिक्वेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन के सरकार ने क्या करना है कि जो लिवलीहुड है, जो रहन सहन है, वो ठीक करना है कि इतने पैसे देने हैं काम करने के मजदूरों को, ताकि वो अपनी ज़िंदगी बसर कर सकें अच्छे से। और दूसरी बात कि जो काम करने के पैसे मैन और वुमेन्स को दोनों बराबर मिलेंगे, लिंग के बेसिस पे, सेक्स के बेसिस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। नेक्स्ट आता है 39 आर्टिकल। 39 ये कहता है द लीगल सिस्टम प्रमोट्स जस्टिस ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड विल। ये क्या करेंगे, स्टेट क्या करेगी कि जो लीगल जस्टिस है उसको प्रमोट करेंगी, सबके लिए बराबर इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी जस्टिस में। जैसे कि किसी ने कोई क्राइम किया है तो सबको जो है बराबर हक मिलेगा अपने आप को डिफेंड करने का, सबको जस्टिस जो है बराबर इक्वल जस्टिस मिलेगा। फिर उसके बाद आता है 40 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहता है टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एज यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नेंस। ये मेनली फोकस करता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन पे कि गवर्नमेंट क्या करेगी, जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है जिनको हम इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नेंस भी कहते हैं, तो उनको स्ट्रॉन्ग करेगी। ये भी गांधी जी का सपना था कि हमारे इंडिया में जो है जो पंचायत अच्छी हों, तो ये आर्टिकल गांधी जी को देख के ही किया है, क्योंकि उनका ड्रीम था कि पंचायत अच्छी स्ट्रांग हो, और इंडिया में जितनी पंचायत अच्छी परफॉर्म कर सकती हैं उतनी पार्लियामेंट अच्छी नहीं परफॉर्म कर सकती। ये गांधी जी का आइडिया था। उसके बाद हमारे पास आता है 41 आर्टिकल कहता है टू सिक्योर राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज एंड सिकनेस। जो बूढ़े लोग होंगे या जो बीमार होंगे, जो एबल्ड पर्सन होंगे, उनके लिए क्या करेगी सरकार, उनको कुछ असिस्टेंस देगी, उनको एजुकेशन देगी। ये 41 आर्टिकल जो है स्पेशली उनके लिए है। जैसे ओल्ड एज पेंशन हमें मिलती है तो वो किस आर्टिकल में आ गई, वो 41 आर्टिकल्स में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, उसी को लेके गवर्नमेंट ने क्या किया है, ओल्ड एज पेंशन लगाई है। उसके बाद आता है 42 टू सिक्योर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। क्या स्टेट क्या करेगी कि जो काम करने की कंडीशन है वर्कर को, उसको क्या करेगी, अच्छा बनाएगी, कोऑपरेटिव वाला बनाएगी, एक इंसानियत वाला वो बनाएगी, कंडीशन बनाएगी। और जैसे प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उनको रिलीफ देगी, चाहे वो फाइनेंशियल हो या पर्टिकुलरली लीव हो, छुट्टी का देगी। चाहे वो एम्प्लॉयड वुमेन है या वर्कर है तो उनको क्या मिलेगी, छुट्टी मिलेगी। फिर क्या है 43 कहता है टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज एज एन इंडिविजुअल और कोऑपरेटिव बेसिस इन रूरल एरिया। जो हमारी कॉटेज इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे खादी विलेज इंडस्ट्रीज़ होगी, तो सरकार क्या करेगी, उनको बूस्ट करेगी, अच्छे से सपोर्ट करेगी। चाहे वो इंडिविजुअल कर रहा हो कोई, या कुछ लोग मिलके एसोसिएशन बना के कर रहे हों, तो उसको सरकार क्या करेगी, अच्छे से सपोर्ट करेगी। आर्टिकल 43 इसमें आता है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़। के जो वर्कर्स होंगे वो खाली इंडस्ट्रीज़ में काम ही नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे, उस इंडस्ट्रीज़ की मैनेजमेंट भी करेंगे। मीन्स उनकी कोई जैसे एसोसिएशन बनेगी तो जो उनके एसोसिएशंस के मेंबर्स वगैरह होंगे तो वो किस चीज़ में हिस्सा लेंगे, जो इंडस्ट्रीज़ की मैनेजमेंट है, इंडस्ट्री के जो भी इंडस्ट्री के बारे में जो भी कुछ भी किया होगा और उसकी मैनेजमेंट जो होगी, तो जैसे प्राइवेट पीपल्स की करते हैं इंडस्ट्रीज़ की मैनेजमेंट, तो उसमें क्या होगा, वर्कर्स का भी योगदान लिया जाएगा। जैसे इंडस्ट्री जो है वो वर्कर्स के बगैर तो कुछ नहीं है, क्योंकि इंडस्ट्री में वर्कर्स ही ज़्यादा काम करते हैं, बाकी प्राइवेट
मेंबर्स जो हैं वो तो उसकी ओनरशिप इंडस्ट्री का रखते हैं, तो इंडस्ट्री का जो भी है तो उसमें वर्कर्स जो हैं उसकी मैनेजमेंट में भी हिस्सा लेंगे। ये हमारा आर्टिकल नंबर 43 है। फिर आता है आर्टिकल नंबर 43 भी, इसमें आता है प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हो गया कि जो हमारे गांव अर्बन इंडिया में जो है सोसाइटीज़ बनी हैं, कुछ लोगों ने मिल के जो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस बनाई हैं एक सेम मोटिव से, एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। तो वो जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि जो वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं गवर्नमेंट उनको बूस्ट करेगी, उनको हेल्प करेगी, तो उससे क्या हो जाएगा कि हमारा अर्बन इंडिया जो है वो काफ़ी डेवलप हो जाएगा। फिर आता है 44 आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। इंडिया में बहुत सारे हिंदू को छोड़ के बहुत सारे और रिलीजन है। हिंदू इन द सेंस, जब मैं हिंदू बोल रहा हूँ, हिंदू मीन्स कि उसमें सिख भी आएंगे और भी धर्म आएंगे, मुस्लिम्स प्लस और धर्म जो हैं उनको छोड़ के हिंदूज़ में ही आएंगे। तो हिंदू को छोड़ के बाकी जो हैं तो यूनिफॉर्म सिविल कोड में नहीं है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड कहता है, आर्टिकल 44 कहता है कि पूरे इंडिया में जो है एक ही लॉ होना चाहिए, और ऐसा लॉ होना चाहिए जिससे हम सारे धर्म के लोगों को गवर्न कर सकें। तो गवर्नमेंट अभी कोशिश कर रही है, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड जो अभी नहीं बना है। फिर आता है आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 क्या कहता है? टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रंस अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6। के 6 साल तक जब तक बच्चा कंप्लीट नहीं होता, 6 साल की एज कंप्लीट नहीं करता, तब तक क्या होगा, उसको एजुकेशन भी मिलेगी एंड प्लस चाइल्ड केयर भी मिलेगी। जैसे हम हमारे होते हैं आंगनवाड़ी सेंटर्स होते हैं, तो वो गवर्नमेंट ने जो बनाए इसी आर्टिकल्स की मदद से बनाए, इंडिकेशन की मदद से बनाए। तो फिर आता है आर्टिकल 46। आर्टिकल 46 क्या कहता है? टू प्रमोट द एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ STs, SCs एंड अदर वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटीज़। ये आर्टिकल कहता है कि जो ST, SC और बाकी सेक्शन पिछड़े वर्गों के समाज के लोग जो हैं, तो उनको क्या करेगा? प्रमोट करेगा, उनकी एजुकेशन एज वेल एज उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो उनको प्रमोट करेगा। हालांकि आज के टाइम में भी बहुत डिबेटेबल टॉपिक है, क्योंकि इसमें जैसे OBCs में है वैसे ST, SC में कोई फाइनेंशियल क्राइटेरिया नहीं है, कास्ट बेस्ड पे है। तो एक मंत्री के बेटे को, IAS ऑफिसर के बेटे को, एक लेक्चरर, एक प्रोफेसर के बेटे को भी कैटेगरी है और बाकियों को नहीं है, तो वो भी एक डिबेटेबल इशू है। फिर कहता है आर्टिकल 47 टू स्क्यू द इम्प्रूवमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड प्रोहिबिशन ऑफ इंटॉक्सिकेशन ड्रिंक्स एंड ड्रग्स। ये कहता है कि सरकार क्या करेगी? पब्लिक हेल्थ की इम्प्रूवमेंट करेगी, और जो ड्रिंक्स हैं, जो जहरीली ड्रिंक्स और दवाइयाँ हैं, उनको क्या करेगी? बिल्कुल बंद कर देगी, मना कर देगी। फिर आता है आर्टिकल 48। जो हमारा आर्टिकल 48 है, तो ये डील करता है एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। ये कहता है कि सरकार क्या करेगी? एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री को एक मॉडर्न साइंटिफिक लाइन में डेवलप करेगी, मदद करेगी ऑर्गेनाइज करने में। उसके बाद आ जाता है हमारे पास आर्टिकल 48A। 48A कहता है टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द इन्वायरमेंट एंड टू सेवगार्ड फॉरेस्ट। ये इन्वायरमेंट से जुड़ा है, एक ही डायरेक्टिव प्रिंसिपल का आर्टिकल है जो इसमें इन्वायरमेंट से जुड़ा है। वो कहता है 48 कहता है कि सरकार क्या करेगी? इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करेगी, एंड जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्ट करेगी इन्वायरमेंट को, एंड जो वाइल्ड लाइफ है उनको भी प्रोटेक्ट करेगी। फॉरेस्ट हो गई और वाइल्ड लाइफ हो गई। अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक ऐसी इकलौता आर्टिकल है जो इसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में है। एक ये हो गया, एक इंटरनेशनल रिलेशन का है। ये भी हमारी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऐसे हैं जिनमें ये इंटरनेशनल रिलेशन का कुछ आर्टिकल डाला हुआ है। ये पढ़ेंगे हम आर्टिकल 51 में। फिर आता है आर्टिकल 49 कहता है कि जितने भी हमारे हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स हैं, तो उनको क्या करेंगे? हम उनको सेव करेंगे। बाकी भी जो हमारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी हिस्टोरिकली नेशनल इम्पोर्टेंस की चीज़ें हैं, उनको हम क्या करेंगे? सेव करेंगे। जैसे हमारा ताजमहल हो गया, या कोई और हिस्टोरिक बिल्डिंग है, तो उसको क्या करेंगे? हम सेव करेंगे। फिर आता है आर्टिकल 50। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल 50 खुद कहता है कि जो इंडिया की जुडिशरी है और एग्जीक्यूटिव है, वो क्या करेंगे? सेपरेट काम करेंगे। जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखने के लिए
डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में ये खुद कहा है कि जो जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव है वो क्या करेंगे, अपना अपना काम खुद करेंगे, एक दूसरे के उसमें इंटरफेयर नहीं होंगे। मींस कि जुडिशरी जो है वो एग्जीक्यूटिव के अंडर नहीं है बल्कि बिल्कुल स्वतंत्र है, फ्री है। फिर आता है आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 कहता है, इसमें दो तीन चीज़ें लिखी है। एक लिखी है द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस, जो इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी है उसको क्या करेगी, हमारी सरकार प्रमोट करेगी। ये एक यूएन का प्रिंसिपल है, यूनाइटेड नेशन, यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है ये उसका प्रिंसिपल है। फिर आता है द मेंटेनेंस ऑफ जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन बिटवीन नेशंस, के जो जितने भी देश हैं हम कोशिश करेंगे कि उनके साथ अच्छे मित्रता वाले संबंध हों। फिर थर्ड आता है कि अगर कोई कन्फ्लिक्ट हो जाता है, अगर कोई डिस्प्यूट पड़ जाता है हमारा किसी कंट्री के साथ, तो हम उसको क्या करेंगे, आर्बिट्रेशन में सॉल्व करेंगे। आर्बिट्रेशन हो गया कि हम उसको बातचीत के खुद आपस में ही बातचीत करके उसको मसले को निपटा लेंगे। फिर आता है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं जो उसमें आफ्टर 1950 ऐड हुई थी वो कौन कौन सी हैं, देखो 42nd अमेंडमेंट में ऐड हुई थी, वो 39A हो गई एंड 30, सॉरी यहाँ पे दोनों जगह 39 लिखा है, तो ये एक 39 है, एक 39A है, ये आप ठीक कर लीजिएगा। 42nd अमेंडमेंट 1976 में जो है 39A है, एक 39 है, एक 39A है। मैंने गलती से टाइपिंग में एक 39 कर दिया है, एक 39F कर दिया है, तो आप क्या करना, नीचे वैसे लिखा है सेकंड स्लाइड पे, अमेंडमेंट वाली स्लाइड पे लिखा हुआ है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो एडेड है 42nd अमेंडमेंट 1976 में जो हुई थी उसमें एक 39 ऐड हुआ था, 39A ऐड हुआ था, 43 ऐड हुआ था एंड 48 ऐड हुआ था। फिर आते हैं हमारे पास वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो कब ऐड हुए हैं 1978 में बाई 44th अमेंडमेंट ऐड हुए हैं, वो है आर्टिकल 38। फिर वैसे ही 86 अमेंडमेंट में जो है आर्टिकल 45 ऐड हुआ है एंड 97th अमेंडमेंट में आर्टिकल 43 भी ऐड हुआ है। फिर मैंने ऊपर कहा था कि हम इनको क्या करेंगे, सोशलिस्ट, गांधीन और लिबरलिज्म में डिवाइड कर लेंगे कौन किस फील्ड का प्रिंसिपल है। तो फर्स्ट में आता है 38, 42, 39, 43, 39A, 43A, 41 एंड 47। गांधीन में आता है 40, 47, 43, 48, 43B एंड 46। फिर लिबरल में आता है 44, 49, 45, 50, 48, 51 एंड 48। लेक्चर को आप अच्छे से पढ़ना, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना, और अगर किसी भी को कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। कोई समझ कुछ भी अगर नहीं आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।